जी पार्ट 2 स्टार्ट कर दें। हो गया जी, पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। अच्छा जी, ये सुन ही ले फिर कर ले हैं कि भाई साहब कह रहे हैं आपने क्लास के स्टार्ट में एक बात कही थी कि ऐसा भी तो हो सकता है। अभी तक हमने जितने सवाल देखे हैं हमने यही देखा है कि डेट ऑफ परचेज जो है वो होती है यकम लेट से मार्च। ईयर एंड मैं कहता हूँ जी, अज्यूम करो मेरा ईयर एंड है 31 दिसंबर 2020, ठीक है जी, ओके। ये मैंने अज्यूम किया ना। अच्छा, अब मेरे पास एक एसेट आया यकम मार्च 2020 पे, तो फ्रैक्शन मैंने क्या लगाया, फ्रैक्शन वाइल कैलकुलेटिंग, ठहर जाओ ना, ऐसे लिख लें दे। फ्रैक्शन क्या लगाया हमने, वाइल कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन। तो हमने कहा था जी कि ये एसिड जो है ये हमारे साल में यकम मार्च से 31 दिसंबर तक 10 महीने चला है, तो 10/12 कर दो, ऐसा ही है। अच्छा, अगर ये एसिड 10 मार्च को आ जाए तो क्या करेंगे? 9 महीने तो पूरे हो गए, 10वें महीने का 67%। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हम फिर भी 10/12 ही करेंगे। हाँ, पूरा महीना कर लेंगे। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अगर 25 मार्च आ जाए, अब तो बिल्कुल करीब हो गया जी, बिल्कुल फुल मंथ डेप्रीसिएशन, इसको कहते हैं फुल मंथ डेप्रीसिएशन इज चार्ज इन द मंथ ऑफ एडिशन, ठीक है। और तो और 31 मार्च 2020 आ जाए तब भी नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, क्योंकि 31 मार्च 20 का को अल्टरनेटिवली अकाउंटिंग में यकम अप्रैल 2020 भी कहते हैं। ये इंटरचेंजेबली यूज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए 31 मार्च 20 का मतलब यकम अप्रैल 21 भी हो सकता है, तो सिर्फ 20 भी हो सकता है, तो सिर्फ इस एक आखिरी डेट को ये एग्जामिशन है कि 31 मार्च के एडिशन को हम यकम अप्रैल पे ले जाएंगे, वरना 30 मार्च भी होता तो भी हम 10/12 भी करते। बस इसको कहते हैं फुल मंथ डेप्रीसिएशन को चार्ज कर देना इन द मंथ ऑफ एडिशन। तो फुल मंथ डेप्रीसिएशन इज चार्ज्ड इन द मंथ ऑफ एडिशन, ठीक है जी। अच्छा, अगली बात, ये अब आपने टाइम ज़ाया कराया मेरा, ये फजूल सी बात अब आपने मुझसे पूछ ली यार। फजूल है ना? नहीं है फजूल, वैसे ये कभी यूज़ नहीं होगा इस तरह से, सवालों में कभी आएगा नहीं। सवालों में हमेशा एडिशन की डेट आपको वो साल महीने का पहला दिन बताएंगे और डिस्पोजल की डेट महीने का आखिरी दिन ही बताएंगे। बहरहाल फिर भी चूंकि आप लोगों को ये वक्त पड़ा होता है खाम खा का, क्योंकि आप लोग काम की चीज़ तो नहीं सोचते हैं, निकम्मी चीज़ें ज़्यादा सोचते हैं। कोई बात नहीं, वक्त तो दूर करे ना आपका, ठीक है। अच्छा, अब ईयर एंड 2020 ही है, ठीक है, लेकिन अब मैं बात करने लगा हूं इस साल में हमने एक एसिड बेचा भी है, ठीक है जी। अब जो एसिड बेचा है वो लेट से हमने बेचा है 30 जून 2020 पर। तो अभी कई सवाल किए हैं, डेप्शन निकालते हुए क्या फ्रैक्शन अप्लाई किया था? 6/12। अच्छा, अगर इसको जरा और तरतीब में लेकर आते हैं, देखो हमने क्या किया है, हमने ना फुल मंथ डेप्रीसिएशन चार्ज कर दी है। एक हमने ना पॉलिसी बनाई कि जब भी एसेट आएगा, महीने की जिस मर्जी तारीख को आए, उसके आने वाले महीने में हम पूरे महीने की डेप्रीसिएशन चार्ज कर देंगे। मैं ज़रा यहाँ से सिखा के लाता हूँ, ठीक है ना जी। अच्छा, अगर आपने ये कर लिया है ना, तो अब आपको कंसिस्टेंसी रखते हुए ये असूल भी साथ ही रखना पड़ेगा। अगर आने वाले महीने में पूरा महीना डेप्रिशिएट किया था, जिस दिन मर्जी आया था, तो जाने वाले महीने में फिर पूरा महीना डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, चाहे जिस दिन मर्जी जाए। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी, मेरा एसिड जो है वो बिका है 5 जून को, 5 जून 2020 को मेरा एसिड बिक गया। तो बताओ
कितने महीने डेप्रिशिएट करेंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। जून को नहीं करेंगे, क्योंकि पूरी बात फिर ये बनती है, अगर आपने ये बात की है ना, जो कि नॉर्मली है, अभी अकाउंटेंट्स इसी अप्रोच पे चलते हैं, इसको कहते हैं मंथ वाइज डेप्रिसिएशन निकालना, ठीक है ना। ईयर वाइज में नहीं जाना बिल्कुल भी, वो तो ऑब्सोलीट कॉन्सेप्ट है, टैक्स वाले करते थे। मंथली बेस पे आते हैं, डेली को बचा लेते हैं, कोई ज़्यादा काम नहीं करते, इतना फर्क नहीं पड़ता ना, इधर पूरा महीना एडिशन के वक्त ले लिया जाता है, पूरा महीना ना लिया, मैच हो जाता है, ठीक है ना। तो बहरहाल थोड़ा बहुत, क्योंकि डिडक्शन वैसे ही क्या है, एक एस्टिमेटेड फिगर है, तो थोड़ा बहुत तो अपनी आसानी के लिए हम ये काम कर ही सकते हैं ना, क्या दिन और घंटे और सेकंड और मिनट निकाल रहे हो, बट ठीक है, ठीक है। तो फुल मंथ डेप्रिसिएशन द मंथ ऑफ एडिशन और नो डेप्रिसिएशन while no depreciation is charged in the month of disposal, ठीक है जी। तो अब ये दोनों तरफ फिर सेम होगी बात, हमारी पॉलिसी होती है, ठीक है। तो कोई डेप्रिसिएशन हम नहीं लेंगे, ठीक है जी, डिस्पोजल वाले महीने में, और पूरा महीना डेप्रिसिएशन ले लेंगे एडिशन वाले महीने में, ठीक है जी। तो सही है, हो गया फिर, अब सही मुनासिब लग रहा है थोड़ा सा अब ये। अच्छा, अब 5 जून 2020 को अगर एसिड बेचा है, तो हमने क्या असूल बनाया हुआ है, मंथली डेप्रिसिएशन वाला जो बंदा होगा उसकी पॉलिसी जो होगी वो क्या करेगा, फिर जून के महीने को नहीं लेगा, डेप्रिसिएशन उसको चार्ज करेगा सिर्फ 5 महीने की उस साल में, ठीक है, जिस साल में ये एसिड गया है। अच्छा, अगर कोई एसिड 15 जून को बिके तो 5/12, अगर कोई एसिड जो है वो 29 जून को बिके तो फिर भी 5/12, और अगर वो 30 जून को बिके तो, ये क्यों किया हमने, हाँ, क्योंकि 30 जून 12 का मतलब यकम जुलाई, सॉरी 30 जून 20 का मतलब यकम जुलाई 20 भी होता है, तो ये आखिरी महीना जब आ जाए, तो आखिरी दिन आ जाए महीने का, तो फिर इसको 6/12 कर देते हैं। लेकिन अगली बात भी ज़्यादा अहम क्या है, आपको डेट ऑफ परचेज नॉर्मली यही गिवन हुआ करेगी सवालों में, और डेट ऑफ सेल भी नॉर्मली यही गिवन होगी। मैंने आई कैप की कोई सवाल अब नहीं देखे जिनके अंदर ये डेट इस तरह से आगे पीछे की हो, अगर हो भी जाएगी तो ऐसे ही होगा, 2 या 3 मार्च लिख देगा, तो फ़र्क नहीं पड़ता इतना, बहरहाल लिख भी दे तो अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता। सवाल में नॉर्मली वो लिख भी देता है ये लफ्ज़, ये जुमला कि मंथली डेप्रिसिएशन चार्ज, मंथ वाइज डेप्रिसिएशन चार्ज, ना भी लिखे तो खामोशी केस में भी नॉर्मल अजम्पशन यही हुआ करती है, ठीक है। लेकिन पहली बात ये है, सवालों में डेट ऑफ एडिशन और डेट ऑफ डिस्पोजल जो है वो इन जगहों से हिलनी ही नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत फिर नहीं है। मतलब आप अपने मकसद में मुझे लगता है कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, कि हमने इसको हमने इसको रिड्यूसिंग बैलेंस वाला डिस्पोजल नहीं करवाने देना। कोई नहीं, अभी पढ़े हैं 25 मिनट, प्रैंक करके मेरे साथ मुझे कहते हो स्माइल। अच्छा जी, अच्छा जी, अब तशरीफ़ लाएं ज़रा एक क्वेश्चन नंबर 25 पे और 26 पे, ये आपने होमवर्क करना है, ठीक है जी। यार जर्नल एंट्री ऑफ डिस्पोजल ना सीख लें, क्या ख्याल है, वो रह जानी है, आती है जर्नल एंट्री, तो मैंने अभी तक कराई नहीं डिस्पोजल की, करवाता हूँ। ये देखें जी, आपने डिस्पोजल अकाउंट बनाए, ठीक है, डिस्पोजल अकाउंट बनाएं या जर्नल एंट्री करें, मकसद दोनों में ही गेन लॉस निकल आता है, ठीक है। अच्छा, अब जर्नल एंट्री क्या है, डिस्पोजल की जर्नल एंट्री क्या है भाई, कुछ भी नहीं है। आपको मैंने जो 4 स्टेप्स लिखवाए थे ना जी, डिस्पोजल के 4 स्टेप्स लिखवाए थे ना जी, असल में वो डिस्पोजल की जर्नल एंट्री ही थी, ठीक है। डिस्पोजल के अकाउंट में तो हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री का दूसरा इंपैक्ट फेंकते हैं, यानी अपने स्टेप का दूसरा इंपैक्ट फेंकते हैं, पर डिस्पोजल अकाउंट से भी ज़्यादा आसान काम क्या है, जर्नल एंट्री ऑफ डिस्पोजल, और वो आपको मैं सिखा चुका हूँ, बस मैंने नाम नहीं लिया था कि ये जर्नल एंट्री है, ठीक है। जो आपको 4 स्टेप्स लिखवाए थे ना, अब देखो जरा वो मैं परफॉर्म करता हूँ। ये सवाल आपने किया है जी,
23वां सवाल किया आपने। इस 23वें सवाल के अंदर ये डिस्पोजल 1 2 3 नजर आ रहे हैं। इन डिस्पोजल्स के लेजर की बजाय इनकी मैं क्या करने लगा हूं, जर्नल एंट्री। तो मैं इसको छुपा देता हूं फिलहाल, ठीक है जी। मकसद तो दोनों का एक ही है, सवाल में जो कहेगा वो कर देना। अगर वो कहे जर्नल एंट्री करो तो फिर लेजर का नंबर नहीं मिलेंगे, वो कहेगा, अगर वो कहता है कि लेजर बनाओ तो फिर जर्नल एंट्री के नंबर नहीं मिलेंगे। अगर वो चुप है तो जो दिल करे वो करो, ठीक है। तो मैंने तो दोनों काम ही सिखाने हैं ना, जर्नल एंट्रीज भी मांग लेते हैं, और ज़्यादातर करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक में ये जर्नल एंट्री ही क्योंकि चल रही होती काम आती है, ठीक है। और कैश फ्लो वगैरह के टॉपिक्स के अंदर जैसे है वहाँ पे आपको नॉर्मली, एक मिनट इजाज़ रुकिएगा ज़रा, कैश फ्लो वगैरह के टॉपिक के अंदर आपको डिस्पोजल का लेजर चाहिए होता है, ठीक है। अब चले गए, मुझे ये बताएं ज़रा देख कर, ये हाइब्रिड वॉइस के अंदर एंड पे कौन बैठा हुआ है? असद है, वही अहमद है जिसको मैं असद कहता हूँ। इससे मोबाइल जो है ना आज इसका जमा करा देना सर शाहिद के पास, ठीक है। ये जो मोबाइल बैठ के एंड पे यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसका मोबाइल जो है ना आज शाहिद साहब को जमा करा देना। आप मोबाइल कोई नहीं यूज़ कर सकता, अच्छा क्लास में, पता है ना। चलो कोई नहीं, पकड़े गए, क्या हो गया, इतने दूर से भी पकड़े जाते हैं बंदे, कोई बात नहीं, खैर है, पहली बार थोड़े ही है। अच्छा जी, हाँ बात ये कर रहा था मैं, जर्नल एंट्री ऑफ डिस्पोजल। तो जर्नल एंट्री ऑफ डिस्पोजल मेरे बच्चों को आती है। जो 4 स्टेप्स थे दरअसल वो जर्नल एंट्री ही थी डिस्पोजल की, तो उसको बस इस फॉर्म में लिखना सिखा देता हूँ, ठीक है जी। तो ये जनाब आपका पहला डिस्पोजल जो है, इसके स्टेप्स थे, ठीक है। स्टेप 1, हम एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो क्रेडिट करेंगे हम एसेट अकाउंट को। एसेट का नाम क्या है, व्हीकल, तो व्हीकल ही लिख लो। अच्छा, अब 3 लाइनें छोड़ दी मैंने, मैक्सिमम 3 चीज़ें आ सकती हैं इस एंट्री के अंदर ऊपर डेबिट साइड पे, ठीक है। अच्छा, तो व्हीकल अकाउंट यानी एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट क्या हो जाएगी, क्रेडिट। निकाल दी हमने, तो व्हीकल अकाउंट में से कॉस्ट क्रेडिट की, कितने से, 40 कर दूँ ज़रा, 40,000 लिखा हुआ है तो सवाल में, लेकिन आपने 1000 में किया होगा। अब ये स्टेप 1 है, डिस्पोजल अकाउंट बन रहा था तो ये जर्नल एंट्री है, इसका दूसरा इम्पैक्ट डिस्पोजल को पड़ता था, लेकिन अभी तो डिस्पोजल अकाउंट नहीं बना रहे, तो बस ये जर्नल एंट्री हो गई। जैसे एसिड खरीदा तो एसिड डेबिट, दूसरा इम्पैक्ट कैश क्रेडिट, तो डबल एंट्री में तो दोनों ही आ रहे होते हैं, तो एसिड डेबिट कैश क्रेडिट बस, ठीक है। तो फिलहाल जो स्टेप्स थे वही जर्नल एंट्री बना रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप डिस्पोजल लिख भी लेना तो अल्टीमेटली वो डिस्पोजल कैंसिल हो जाएगा, बचना इसी ने, इसलिए छोड़ो इस बात को, जो स्टेप्स थे वही जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करो बस, ठीक है। तो एसेट अकाउंट को क्रेडिट किया जाने वाले एसेट की कॉस्ट से। स्टेप 2, अक्यूमुलेटेड डेबिशन अकाउंट को डेबिट किया जाने वाले एसेट की अक्यूमुलेटेड। अब ये वाली फिगर हमें वर्किंग में निकालना पड़ती है, तो ये वर्किंग 2 चलो सवाल में हुई पड़ी है, इसको यूज़ कर लेते हैं। ये जो पहला एसेट है इसकी अक्यूमुलेशन कितनी आ रही है जी, 10.5, तो वर्किंग 2 ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10.2 है, और बोलो 10.5, चलो। अच्छा, अब ये सवाल ज़रा जाकर देखते हैं, स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 क्या है, एसेट बिके तो कैश, कैश रिकॉर्ड करना है ना, तो एसेट बिकेगा तो कैश आएगा, कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन अब ये कैश कितना है ये हमें सवाल से मिला करेगा, तो मैं आया 23 क्वेश्चन में, और यहाँ पे मैंने आकर देखा तो सेल प्रोसीड्स क्या आ रही हैं, 2.3, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया 2.3 से। अब ये जर्नल एंट्री बैलेंस नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर इस एंट्री में से भी निकलेगी, और वही क्या होगी, गेन या लॉस, वही क्या होगी, गेन या लॉस। अब देखो कौन सी साइड हैवियर है जर्नल एंट्री की, क्रेडिट, तो बैलेंसिंग फिगर किधर पड़ेगी, डेबिट। कितनी है, जल्दी निकालो, कैलकुलेटर काट लो, पाइन उल्ली लग जानी है जी, 27.2 या 3। अब ये बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाएगी, P&L में। अब ये तो ज़्यादा आसान है कि एंट्री देखकर ही फौरन पता लग गया, ओह P&L डेबिट ये क्या है, लॉस, ये क्या है। अब यही काम आपको डिस्पोजल अकाउंट ने भी करके दिया था, 27.2 का ही इसने लॉस निकाल के दिया हुआ,
तो या लेजर बनाएं या जर्नल एंट्री करें। वैसे तो सवाल जो कहे वो करें, सवाल ने कुछ नहीं कहा तो आप मर्जी करें। बात समझ आई? ठीक है, तो ये जनाब आपकी डिस्पोजल की जर्नल एंट्री है। ठीक है, चलें दूसरे डिस्पोजल की जर्नल एंट्री जल्दी से करें, जल्दी करें। बस फैसला हो गया, रिड्यूसिंग बैलेंस तो अब वैसे शुरू कर देता हूँ, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस का डिस्पोजल जो है ना वो अब मंडे को। सोल्यूशन अपना देख लो ना, अकाउंट सवाल किया नहीं हुआ, नहीं किया था सवाल, उसी पे जाके करो। जी जल्दी करें, जल्दी। आमिर भाई आप पार्ट 2 शुरू कराए बगैर चले गए और एजाज ने भी शुरू नहीं कराया। पता है आपको 1 घंटे 15 मिनट का पहला पार्ट हुआ है। बच्चों को वो देख के तो डर गए होंगे, पता नहीं आज 2.5 घंटे की क्लास होनी है। चलो शुक्र है पार्ट 2 भी साथ ही था। फिर क्यों आप बगैर पार्ट 2 शुरू कराए गए? अब गए थे तो उसको क्यों नहीं बता के गए? अब कौन इसका जिम्मेदार है? अहमद, अहमद जिम्मेदार है, क्योंकि वो मोबाइल यूज़ कर रहा था। असरात होते हैं ना। अच्छा जी, स्टेप 1, एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट को क्रेडिट करते हैं। सवाल से ढूंढना करेंगे ना आप तो। 70 सवाल कोई ना देख लें, सवाल दूर बहुत। चलो खैर, ये जनाब जाने वाले एसेट की कॉस्ट है 70, इसको एसेट अकाउंट में से क्रेडिट कर दें, और 34.9 जो आपने निकाला इसको एक्यूमुलेशन अकाउंट में से डेबिट कर दें। और स्टेप 3 में कैश जो है 4.7 इसको, तो ये फिगर्स मैंने यहाँ से देख ली। ठीक है, तो एसेट अकाउंट को क्रेडिट करें जाने वाले एसेट की कॉस्ट से। कॉस्ट 70 है, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसकी कैलकुलेट करें। 4.7 की थी ना, हैं? एक्यूमुलेटेड ऑप्शन 35 थी, 34.5 है ना, 35 करना है, मर्जी है, 35 कर लो, 34.5 कर लो, कोई मसला नहीं है जी। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। असल में जो इधर करोगे दूसरा गेन लॉस में बैलेंस हो जाएगा, तो फ़र्क नहीं पड़ता। खैर है, बहरहाल कैश कितना आया 4.7 को ना 5 करो ना, इसको भी ना करो, 34 पॉइंट कितना था 9। ठीक है, बस ऐसे ही करो जी। अब बैलेंसिंग फिगर आ रही है डेबिट साइड पर, तो P&L में बैलेंसिंग फिगर फेंक दो 30.3। ठीक है जी, यही आता है। यही कैसे आता है वैसे 30.4? ठीक है ना, सही है, कोई बात नहीं, राउंडिंग है ना। अब इधर आपने फिगर डिफरेंट यूज़ की है, मैंने दूसरी राउंडेड फिगर यूज़ की है, फ़र्क क्या पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है, कर दिया जी, 0.4 कर दिया, लॉस है जी। ठीक है, तो ये दूसरा डिस्पोजल हो गया। ऐसे ही इंशाल्लाह आपने घर पे तीसरा डिस्पोजल भी कर लेना है। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर भी आ जाए जी, यहाँ पे भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसको नहीं देखना, इसको छुपा दें। डिस्पोजल की एंट्री एक मैं कर देता हूँ, एक आप करेंगे। तो पहला डिस्पोजल देखते हैं जी। सवाल कौन सा है ये? 24। मैं क्या, चलो थोड़ा टाइम है, ज़रा यही सीख लेने हैं। ये बहुत काम की चीज़ है। डिस्पोजल की जर्नल आपकी जर्नल एंट्रीज मांगता भी है, एंट्रीज भी मांग लेता है। फिर रेक्टिफिकेशन के टॉपिक में करेक्शन ऑफ एरर का जो टॉपिक है, जिसमें इस दफ़ा सवाल भी नहीं आया, हर दफ़ा आता है। अगली बार अब 8-10 नंबर का सवाल पक्का है इंशाल्लाह, आपकी बारी आ रही है, तो उसमें जर्नल एंट्री ही यूज़ होकर करेक्शन करनी पड़ती है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट है जर्नल एंट्री। है बहुत आसान, आसान इसलिए कि हमने स्टेप्स याद कर लिए थे। असल में मैंने बताया नहीं था कि ये जर्नल एंट्री और सवाल कर लिया था। और यही होते हैं ना जुगाड़, छोटे छोटे। यही तो गोलियां हैं जो करानी होती हैं उस्ताद ने बच्चों को, हैं जी। तो वो गोली कराई हुई थी आपको पहले से ही, फिट हुई थी, याद हुआ था। जर्नल एंट्री है, वो इंपॉर्टेंट बहुत है। डिस्पोजल के लेजर से
डिस्पोजल का लेजर ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाकर होता है कैश फ्लो के टॉपिक में, ठीक है। और डिस्पोजल की जर्नल एंट्री जो है वो तो हर वक्त ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने वो लिखनी नहीं भी है, बोलनी तो फिर भी है। आप पीपी का नोट भी बना रहे होंगे तो आप बोलेंगे यही एंट्री, वर्किंग करनी है तो इसी एंट्री को कर रहे होंगे आप सीखने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 24 क्वेश्चन हमने किया, ये क्वेश्चन नंबर 24 है। अब डिस्पोजल की जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है। तो स्टेप 1, जाने वाले एसेट की कॉस्ट को एसेट अकाउंट में से क्रेडिट करें। तो ये एसेट की कॉस्ट है 5000, तो एसेट की कॉस्ट हमने क्रेडिट कर दी 5000। यहाँ जगह मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये रिक्वायर्ड नहीं था डिस्पोजल की जर्नल एंट्री, ठीक है जी, ये नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन बस वैसे ही मैंने आपको कहा कि ये भी कर दो, सवाल में रिक्वायर्ड नहीं था, ठीक है। तो पहला डिस्पोजल जो है उसके अंदर आपने 3 लाइनें छोड़ देनी है मैक्सिमम, ठीक है, ठीक है। अच्छा, सॉरी एसेट का कोई नाम तो नहीं है ना। तो स्टेप 1 में एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट को क्रेडिट करते हैं। कितनी है जी? 5। यहाँ से भी नजर आ रहा था, लेकिन मैं सवाल से दिखाना चाह रहा हूँ कि सवाल में वो ये एडजस्टमेंट दे के डायरेक्ट जर्नल एंट्री भी तो मांग सकता है, तो फिर लेजर का वो सहारा थोड़ा ही होना है, तो डायरेक्ट देख रहे, ठीक है। एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट को क्या कर दिया? क्रेडिट। स्टेप 2, इस एसेट की सारी जिंदगी की एक्यूमुलेशन निकालकर उसको एक्यूमुलेशन अकाउंट में से डेबिट करना है। अब वो वर्किंग से निकलेगी, वो वर्किंग मैं बस ये यूज कर लेता हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो। कितनी है जी? 2.13 की फिगर। तो 2.13 को अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से डेबिट कर दो। वर्किंग नंबर 1 आपने की होगी। अगर ये सारा काम ना कर रहे होते, डायरेक्ट जर्नल एंट्री मांग लेता, तो भी ये वर्किंग आप करते, 2.13 निकालते, ठीक है। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। एसिड बिका है तो कैश आया है, तो कैश डेबिट। अच्छा सॉरी, ये कितना था? 2.13 था, ठीक है। कितना कैश आया जी? 1। चलो जी 1.0 लिख दो, अच्छा लगेगा, ठीक है। और बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पर आ रही है, तो ये लॉस हुआ 1.8 से, ठीक है जी, सही है। अब जल्दी से दूसरे डिस्पोजल की जर्नल एंट्री कर दो, बल्कि घर पे कर लेना आप। किसी को समझ नहीं आया तो बताएं, किसी को समझ कुछ नहीं आया तो पूछ लें, हाइब्रिड में भी पूछ लें, कोई मसला है। माइक मौजूद, हाथ खड़ा करें, किसी का क्वेश्चन है तो। ठीक है, चलें आगे। चलो, यार ये किसी वक्त याद कराना, मैं देख ही लूंगा। कि ये है या नहीं है, किताब में नहीं है ना, देखा आपने? तो आउटपुट तो है ना, वो तो मैंने भी कहा है, वो तो कराना भी है। तो सारे पेज देख लो ना, देख लो तुम, नहीं है कल बताओ फिर आके हमें, ठीक है। कल का मतलब बेटा नेक्स्ट वर्किंग डे होता है। कितने तुम मस्खरे, कल तो छुट्टी है, ये मुझे कल बता देगा पर्सनली, मैं आपको परसों बता दूंगा। किसने कहा कल तो छुट्टी? दादा है, मैं आपको परसों बता दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। अच्छा तुमने कल ही बताना है मुझे, ठीक है। बाकी सब भी उनको ये दावत दी जाती है कि वो भी ये काम कर सकते हैं, अल्लाह माफ़ करे, कभी हलाल करके खा लिया करो। अम्मा अब्बा ने बड़ी कुर्बानी नाल भेजा है तुहानू, ठीक है बेटा। तो आप लोगों ने करना सिर्फ ये है कि डाउनलोड तो कर ही ली होगी IK की वेबसाइट से, IK की स्टडी टेक्स्ट, तो बस उसको एक नज़र इस चैप्टर को ज़रा देख लेना है। कहीं पे सम ऑफ ईयर्स डिजिट, पहले लफ्ज़ से आखिरी लफ्ज़ तक, चैप्टर जहाँ से शुरू हो रहा है और जहाँ पे एंड होकर अगला चैप्टर शुरू हो रहा है, आपने समझना कोई नहीं है, आपने बस स्कैन करना है उसको। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, अगर आए तो मुझे बता देना, मैं करा दूंगा, ना आए तो फिर मुझे कहना रहने दो, ठीक है। अच्छा जी, मैंने ज़रा जगह बनाई असल में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए, मैं 1-2 बातें लिखना चाह रहा था। तो सबसे पहली बात रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की क्या है कि आपको इस मेथड में रेट लाजमी चाहिए,
सिर्फ लाइफ से काम नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप कॉस्ट को लाइफ से डिवाइड करें तो ये तो बराबर वाली डेप्रिसिएशन होती है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में तो ये चल रहा था काम, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस में आपको रेट लाजमी चाहिए, ठीक है। तो पहली बात, रेट इज नेसेसरी, एंड is calculated and if not given and बल्कि if not given क्या, वैसे बता देना, and calculated by using following formula। अच्छा, वैसे ना स्ट्रेट लाइन के अंदर भी ये काम हो सकता है, आपने इंट्रो में पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं उस तरफ लेकर ही नहीं गया आपको कि यार वो वाला काम सीधा ही रखें बस, क्योंकि अगर उसके अंदर भी आप वो फार्मूला भी निकालें तो उसमें भी फिर रेजिडुअल वैल्यू को आप फार्मूला में चूँकि फिट कर देते हैं तो फिर कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू वहाँ पर भी फिर नहीं करनी होती। लेकिन छोड़ें इस बात को, बस आप अलग अलग ज़रा दूर दूर रहें ताकि दोनों मेथड्स मिक्स ना हो, इसलिए ऐसे चलता हूँ मैं, ठीक है। रेट इज़ नेसेसरी, और अगर गिवन ना हो तो फिर ये फार्मूला लगेगा रेट का, रेट 1 माइनस nth रूट S/C, ठीक है जी। बातें करी जा रहा है एक बच्चा गैरतमंद। अब रेट है, ये पॉइंट में डेसिमल में आएगा, ठीक है। अगर आपने इसको परसेंटेज में लेना है तो इंटू 100 कर दे, ठीक है जी। दूसरी बात, फिर इस मेथड की खसूसियात में क्या है कि आपने रेजिडुअल वैल्यू को फिर इग्नोर करना है। रेजिडुअल वैल्यू इज इग्नोर्ड कब? रेट निकालते हुए ना रेट निकालते हुए तो ले लिया ना, बल्कि यूं, ठहरो एक मिनट यार, एक काम करते हैं यार, ये आउटपुट मेथड को विचकार ले आओ, इसको इधर ले आओ, इधर गपशप लगाते हैं ज़रा खुली डुली, हैं जी। जी मैं वो लिखने लगा हूँ भाई, जी मैं वही लिखने लगा हूँ, मैं इसीलिए इसको इधर ले आया हूँ भाई, सब्र कर दो एक मिनट। क्योंकि मैंने पता सी जी, इधर एन का मतलब होता है यूजफुल लाइफ, एस का मतलब है स्क्रैप वैल्यू, या इसी को आप रेजिडुअल वैल्यू भी कहा करते हैं, एक ही बात है। और सी इज कॉस्ट, ठीक है जी। तो ये फार्मूला लगा लेना अगर रेट ना हो तो, या रेट निकला होता है तो इसी फार्मूला से निकला होता है, ओके। दूसरी बात, फिर जब फार्मूला निकल आए तो फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालते हुए आरवी को क्या करना है, तो आरवी इज इग्नोर्ड, रेजिडुअल वैल्यू इज इग्नोर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है जी। लेकिन ये किसकी बात हो रही है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की। स्ट्रेट लाइन में तो उसको माइनस करते थे ना, ठीक है। तीसरी बात, डेप्रिसिएशन रेट जो है वो हमेशा किस पर अप्लाई होता है इस मेथड में? इज अप्लाइड टू कॉस्ट, लिख देता हूँ, कॉस्ट इन फर्स्ट ईयर एंड बुक वैल्यूज इन सब्सिक्वेंट ईयर्स, ठीक है जी। असल में सिर्फ ये भी लिख सकते हैं हम कि रेट ने लगना है बुक वैल्यू पर। पहले साल में तो बुक वैल्यू क्या होती है? कॉस्ट ही होती है, इसलिए ये बात, सिर्फ ये बात भी लिख के काम चला सकते। तो ये तीन बातें काफ़ी हैं जी फिलहाल। इसको सामने रखते हुए एक क्वेश्चन कराता हूँ, फिर छुट्टी, ठीक है। होमवर्क यार आज कोई नहीं निकला खास, है ना, मैं कर लेता हूँ कुछ ना कुछ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9,
ये अब ये ना कहना इतने क्वेश्चंस, ये हर सवाल 2-2 मिनट का है, पता ही है आपको, छोटे छोटे सवाल हैं, सिर्फ डेबिशन एक्सपेंस निकालना है, ठीक है। अच्छा जी, इसका सोल्यूशन आपको सुबह आ जाएगा इंशाल्लाह। वो मैं जा रहा हूँ आगे, फिलहाल तो सिर्फ ये छोटे सवाल हैं, ठहर जाओ ना, खड़ खड़ करी जा रहे हो। एक सवाल मैंने आपको अभी कराना है छोटा सा, उस जैसे ही ये सारे हैं। यहाँ पे उसने सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मांगा हुआ है, लेकिन आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं निकालना सिर्फ, बल्कि जो मेरी वो प्रॉपर वर्किंग है उसी फॉर्मेट पे आपने इसको करना है। मेहरबानी आपकी, ठीक है ना। अच्छा जी, ये पहले छोटे छोटे सवाल थे, लब खड़ाड़ 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 करी जा रहे हो भाई। पहले सफ़े के ऊपर 5 सवाल कर लिए थे ना, 6 में से 12वें तक अब कर लेना, ठीक है। वो चुन्ने चुन्ने सवालियाँ हैं, सवालियाँ 9 तक हैं आपके पास, तो किताब आज ले लेना ना, ठीक है जी। तो आप 9 तक ही कर लेना, तो और कम हो गया यार। क्या? नहीं नहीं, किताब आएगी तो घर पे कर लेना जब आ जाएगी, कोई इतना ज़रूरी नहीं है। 13 हो गया है, 14, 15, 16 हो गया है, 17 ये वैसे ही फजूल सवाल एक रखा हुआ है मैंने, मतलब किसी वजह से रखा हुआ है, करवाऊंगा जब ज़रूरत पड़ेगी, जब एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनाऊंगा ना तो फिर समझाऊंगा इस सवाल से कुछ। अच्छा, 19 आपको होमवर्क में दिया था, हो गया था। 20 मैंने करवा दिया, 21 मैंने करवा दिया आपको, मैंने करवाया आज। अब आज आपका होमवर्क है ये, असल में तो ये पक्का कर लें आप। देखें, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का डिस्पोजल तो मैं वैसे ही डरा रहा था, शायद वैसे भी ना करवाता। हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है, हो गया तो आगे डिस्पोजल है ना उधर। सुने, असल में तो मैं यही चाह रहा था आपको, ये भी हो गया 23वां भी। असल में तो मैं ये चाह रहा था कि बस सिंपल अकाउंट बन जाते, तो उसमें थोड़ा सा हम पीछे रह गए, यानी कि रिड्यूसिंग बैलेंस वाला लेजर वगैरह नहीं बना। तो मैं आपको रिड्यूसिंग बैलेंस रिवाइज करा चुका हूँ, वो तो इंट्रो की रिवीजन है ना, तो वो सवाल आपके होमवर्क में दे सकता हूँ, कोई मुजायका नहीं है। हाँ करवाऊंगा सही, कल पहले मैं उनमें से एक सवाल करवाऊंगा, 2-3 का सोल्यूशन दूंगा, फिर उसके डिस्पोजल पे जाऊंगा। लेकिन आप वो सवाल कर सकते हैं, वो इंट्रो है ना, जिनसे नहीं होगा कोई मसला नहीं, उनके लिए मंडे को मैं हूँ, दोबारा आऊँगा। वो बस मैं एक सवाल जो नहीं करवा सका, वो मुझे दुख रहेगा। आप लोगों ने जो है ना सक्सेसफुली मुझे जो है वहाँ से पसपा कर लिया है, तो कोई बात नहीं। 23 इज़ डन एंड डस्टेड। ठहर जो, पहुँचने दे दो। 24 ओके। अच्छा, अब ये 25 और 6 मैंने होमवर्क में देना था, अब नहीं दे सकता। अब मैं दूंगा आपको होमवर्क में 25 अब कराने लगा हूँ ना, यहीं पे करवाता हूँ। 26, 27, 28 आगे देखने तो मुझे, देखने तो मुझे, कोई डिस्पोजल नहीं है। 29 आगे जिनके होमवर्क सोल्यूशन आने वो तो अखीर हो जानी है। 30 डिस्पोजल जहाँ तक नहीं है वहाँ तक करने हैं। 31 चुप। 32 संडे भी है, वीकेंड पे जायज़ है, लेकिन घंटे से ज़्यादा फिर भी नहीं हुआ, घंटे से ज़्यादा फिर भी नहीं हुआ। ये निके निके सवाल हैं, आपने किसी इस लेजर वाले सवाल के अंदर देखो ना, आपको बगैर डिस्पोजल के एसेट का लेजर बनाना है, अक्यूमुलेशन का लेजर बनाना है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है, वहाँ पे बस गड़बड़ करोगे आप थोड़ी सी। डिस्पोजल है नहीं, तो वही इंट्रो वाला सवाल है। तो फी सवाल 5 मिनट, मैं मार्क्स नहीं दे रहा, मैं मार्क्स नहीं दे रहा, घड़ी सामने रखो। फी सवाल ये जो है ना 32, 31, 30, 29, ये 4 सवाल, फी सवाल 5 मिनट टारगेट रखो। चलो चारों सवाल जो हैं ये 20 मिनट की बजाय 25 में हो जाते हैं, फिर भी ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इस चीज़ को आपने अब एक्सपेडाइट करना है, यही आप एंड पे जाके फिर वरना यही मसला होगा। आसान सवाल है, ये तो कुछ नया नहीं है। बाकी मैंने आपको आते साथ कल जो है वो 28वां सवाल खुद कराना है अपने हथी, ठीक है। 29, 30, 31, 32 का आपको सोल्यूशन मिलेगा, 28वां मैं कराऊंगा, 27वां भी मैं पहले कराऊंगा, लेकिन 26वां जो है वो भी मैं करवा दूंगा, पर पहले 25 सभी कर लें, बस फिर जाएं, ठीक है। मुझे क्या पता, अब सवाल आपको दे दिया, अब आप जाने, आपका काम। हाँ जी, पर्चे के अंदर आपको सवाल आ गया, अब जो आपने मैं साथ आऊँगा पर्चे में, बस ठीक है ना, सवाल आ गया ना आपके सामने, कुछ भी नहीं करना, बस देख के आ जाना, ठीक। अच्छा जी, साइम परचेज एन एसेट कॉस्टिंग 2 लाख ऑन यकम जनवरी 19, द एसेट हैज़ अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 19,850 एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, एसेट इज डेप्रिशिएटेड यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट द रेट ऑफ 37%,
कंप्यूट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 31 दिसंबर 19 टू 23। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन 25 शुरू हो गया जी, लेकिन मेरा फॉर्मेट तो फिर भी वही चल रहा है, डेट, डिस्क्रिप्शन, और मतलब ये फॉर्मेट आपकी मिसकंसेप्शन तो जरूर किसी जमाने में रही होगी कि ये फॉर्मेट रिड्यूसिंग बैलेंस वाले एसेट, रिड्यूसिंग बैलेंस डिडक्शन के लिए यूज होता है। वो मैंने मिसकंसेप्शन पहले ही आपकी किल कर दी हुई है। मैं तो स्ट्रेट लाइन में यही मेथड, ये फॉर्मेट लेकर चला था। तो फॉर्मेट तो ये फॉर्मेट है एसेट की बुक वैल्यू पर शो करने की वर्किंग। डेप्रिसिएशन तो बीच में यहां बस जहां पे डेप्रिसिएशन लिखा होता है वहां पे मेथड है, ठीक है। तो मैं उसी फॉर्मेट के ऊपर ये वाला भी कर, कल मैं आपको जब ये कराऊंगा ना 29वां, ये क्या 27वां सवाल, तो ये मैं बोर्ड के ऊपर करूंगा और मैं दोनों मेथड्स को आमने सामने रखूंगा, आपके सामने रखूंगा, ताकि और पक्का हो जाए एक दफा, ठीक है। फिर एक सादा सवाल करा के बाकी सवाल तो आपके पास हुए पड़े होंगे। फिर हम कल इंशाल्लाह, यानी कल का मतलब मंडे है, ठीक है, हम रिड्यूसिंग बैलेंस का डिस्पोजल कर लेंगे, वो खत्म हो जाएगा मंडे को। फिर ट्यूसडे को उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके फिर हम एक्सचेंज ऑफ एसिड पे या जहां पे भी जाना होगा आगे चल पड़ेंगे, चेंज इन एस्टीमेट पे जो भी है, वो मंडे को ये दोनों काम होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने डेट लिखी जी 1 जनवरी 2019 और एसिड की कॉस्ट है 2 लाख, ठीक है। तो कॉस्ट आ गई जनाब 2 लाख, 200 कर लो। अब डेप्रीसिएशन निकालनी है, मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस, तो फिर रेजिडुअल वैल्यू को इग्नोर करें वाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। हाँ, अगर रेट निकालना पड़ता तो फिर वो फॉर्मूला में शायद आप चेक करोगे तो रेट यही निकलेगा फॉर्मूला से, ठीक है। लेकिन जब रेट गिवन है ना, तो फिर मैं पागल नहीं, मैं फॉर्मूला लगा के दोबारा निकालूंगा, ठीक ही निकला होगा। ओके, चलें आगे। तो 37% लग गया 200 पर जी। आंसर बताओ जी। 74। अच्छा, अब बुक वैल्यू 126। अच्छा, अब ये डेप्रिसिएशन है 19 वाले साल की और ये 31 दिसंबर 19 की बुक वैल्यू आ गई। अब जब अगले साल डेप्रिसिएशन आएगी तो ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, बुक वैल्यू को पकड़ोगे और 37% लगाओगे, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। आगे आंसर 47 राउंड कर रहा है भाई, करने दो इसको, ठीक है जी। 79 बुक वैल्यू आ गई, ठीक है जी। अब ये 31 दिसंबर 20 की डेप्रिसिएशन है और बुक वैल्यू आ गई। अब आखिरी साल तो नहीं है, खैर अभी एक और साल आगे गए तो अब 79 पर जी 29.2 है ना, 29.2 तो 29 हो जाएगा ना जी। बुक वैल्यू जी, हद होगी कसम से, सामने नजर आ रहा है जी। यही तो गलतियां होती हैं, ये गलती होती है क्या ऊपर लिखा हुआ 79 और 29 और आंसर नीचे लिख रहे हो 49, हद हो गई बेटा। नहीं, आपने ये जो लिखा है ना, तो इसको राउंड करके 29 लिख दिया ना, बस ठीक है। अब आपने 79 में से 29 माइनस करना है, जो आपका कैलकुलेटर भाईजान, आपका कैलकुलेटर साथ अटैच होके नहीं पेपर में जाता, आपके पर्चे के ऊपर ये लिखा हुआ ना, तो बस ठीक। अच्छा चलें जी, बस कहानी खत्म। अब आप देखिएगा, ये डेप्रिसिएशन हर साल कम हो रही है, यही तो रिड्यूसिंग बैलेंस की खसूसियत है, ठीक है। तो अब आप जाने, आपका काम जाने, ठीक है। मुझे क्या 26वां करें 27वां करें, ये 26-27 तो मैंने खुद करने, ठीक है। 26 में तो कुछ भी नहीं है। इसी सवाल के बारे में कहता है, अज्यूम करो कि एसिड 1 अप्रैल 19 को खरीदा है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये डेप्रिसिएशन के साथ यहाँ फ्रैक्शन आ जाएगा। लेकिन ये चूँकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो ये बदलेगी, तो फिर ये बदलेगा, फिर ये बदलेगा, फिर ये बदलेगा, सारा कुछ ही बदलेगा। स्ट्रेट लाइन नहीं कि सिर्फ पहले साल की डिडक्शन बदलेगी, ठीक है। फिर तीसरा सवाल भी मैंने 28वां भी मैंने, ये 27वां भी मैंने करवाना है कल क्लास में, लेकिन आपने पहले करना है, आमने सामने रख के करिएगा। 28वां भी मैंने करवाना है, उसके अलावा नहीं, ठीक है। ये इंट्रो है, बट थोड़ी सी रिवाइज करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ तक ही है बस जी। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। और अब थोड़ा थोड़ा ना आप सेट होने लग जाएं, आप लोगों को होमवर्क लाजमी करके आना पड़ा करेगा जी। जी जी जी, वो भाई जो रेट वाला फार्मूला है,
रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का जो रेट का फॉर्मूला है उसमें भाई कह रहे हैं अगर रेजुअल वैल्यू सवाल में गिवन ना हो, ये आपने नहीं बोला वैसे मैं तो बोल रहा हूँ, सवाल में गिवन ना हो या ज़ीरो हो, गिवन ज़ीरो हो तो हमने उसको 1 लेना है, नहीं तो फिर फॉर्मूला आपको मैथ एरर दे देगा, कैलकुलेटर फॉर्मूला नहीं चलता, ठीक है। तो वहाँ पर 1 ले लीजिएगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।